हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के जो प्रश्न हैं ये होंगे हमारे पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम बनाए गए हैं वो, और इसके साथ जो पर्यावरण के विविध कुछ प्रश्न रहते हैं उसके साथ से संबंधित आज के प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें से जो पहला प्रश्न है वो है पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। ऑप्शन है आपके पास 1986, 1981, 1987 और 1978। तो देखिए, ये पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 1986 में पारित किया गया था, अर्थात ऑप्शन पहला सही है। इसको आपको याद कैसे रखना है, इसके लिए देखिए, जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है, अब ये 1985 में जब गैस त्रासदी हुई उसका भी प्रभाव था इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लाने में। तो जब ये गैस त्रासदी हुई 85 में, इसके बाद आया 86, तो 86 में क्या आ गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आ गया। और ये गैस जो त्रासदी हुई थी ये 2 से 3 दिसंबर, इसलिए क्योंकि 2 दिसंबर जैसे आया, फिर इसके बाद इसकी रात हुई, तो 2 दिसंबर की मध्य रात्रि से ये गैस रिसाव मतलब हुआ था। मिसाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो रिसाव हुआ था, और इसी सब चीज़ों को देखते हुए फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है छाता विधान, दूसरा छड़ी मुबारक, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण विधान और चौथा ऑप्शन है इको संरक्षण अधिनियम। तो देखिए, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसको छाता विधान भी कहते हैं। छाता विधान क्या है? अगर उस तरह से भी हम सोचें तो छाता क्या करता है? हमें रेन से बचाता है। तो इसी प्रकार से ये एक ऐसी व्यवस्था है जो पर्यावरण को क्या करती है? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्न में से किसके अधीन किया गया है? पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, दूसरा ऑप्शन है माल के भौगोलिक उपदर्शन ब्रैकेट में रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और चौथा ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो देखिए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन किया गया है वो किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब ये है क्या? देखिए, जो भी जैसे स्पीसीज हैं, जो भी प्रजातियां हैं, अगर वो खतरे में आ रही हैं और खतरे से उनको बचाना है तो हमें कुछ ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे कि उनको हम बचा सकें, आगे के लिए बचा सकें। तो इसके लिए हम उनकी जो भी DNA होता है उसको संरक्षित करते हैं, और उसी DNA के संरक्षण के लिए ये प्रावधान किया गया है। और ये प्रावधान किया गया है किससे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आपने दो चीजें सुनी होंगी कि किसी भी स्पीसीज को संरक्षण के लिए इन सीटू और एक्स सीटू के माध्यम से उनको क्या करते हैं? संरक्षित किया जा सकता है। इन सीटू का मतलब होता है कि कोई स्पीसीज, कोई जो भी प्राणी हैं उनको उसी स्थान पर उनको संरक्षण प्रदान कर देना जहां पर वो हैं। जैसे कि हम बाघ रिजर्व्स बनाते हैं, तो बाघ रिजर्व्स जो उदाहरण है वो इन सीटू का है। लेकिन एक्स सीटू जो है, एक्स सीटू का मतलब ये होता है कि उस प्रजाति को वहां से उठा के दूसरी जगह संरक्षित कर देना। अगर वो प्रजाति बहुत ज्यादा विलुप्ति के कगार में है तो उसके DNA को संरक्षित कर लेना, ताकि इन फ्यूचर हम उनकी क्लोनिंग कर सकें और उससे हम उस जीव की प्रजाति को या फिर कहें उस जीव को फिर से उत्पन्न कर सकें। इसके लिए ये बनाया गया है। अगला देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? पहला ऑप्शन वन नीति, दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक नीति और चौथा है शिक्षा नीति। आपके पास यहाँ पे कूट दिए गए हैं। पहला कूट है 1 तथा 2, दूसरा कूट है 2 तथा 3, तीसरा कूट है 1, 2 तथा 3 और चौथा कूट है सभी। तो देखिए, ये जो पर्यावरण संतुलन है इसके लिए वन नीति भी
आवश्यक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लाया गया, ये भी इसके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद औद्योगिक नीति, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिक से निकलने वाला जो वेस्टेज है उसका हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, ये औद्योगिक नीति होगी। और औद्योगिक नीति को अगर हम सही बनाएंगे तो जो वेस्ट है वो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर पाएगा। शिक्षा नीति भी इसी से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा से क्या होगा कि हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकें। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका चौथा ऑप्शन सही होगा कि ये सब सारी जो भी चीजें हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण संतुलन के लिए क्या है, उपयोगी हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है पहला 2008, दूसरा ऑप्शन 2009, तीसरा ऑप्शन 2010 और चौथा ऑप्शन 2011। तो एनजीटी जो है ये 2010 में, अर्थात ऑप्शन सी सही है, 2010 में इसको बनाया गया। तो ये एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये क्या करता है कि जो मामले पर्यावरण से संबंधित आते हैं इनको ये रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और इनको रिजॉल्व करने में सहायता प्रदान करता है, ताकि कोर्ट में वर्डन ना हो सके। जैसे अब कोई भी मुद्दा है, उस मुद्दे को अगर कोर्ट में सीधे सीधे ले जाते हैं लेकिन वो पर्यावरण से संबंधित है, तो जब तक उसका फैसला आ चुका है या आता है तब तक पर्यावरण को बहुत हानि भी हो चुकी होती है। इसलिए ये एनजीटी बनाया गया। तो एनजीटी क्या करता है कि जो भी मुद्दे हैं उनको पहले ही सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश करता है। अगला देखिए, इसमें प्रश्न था एनजीटी का पूरा नाम। तो प्रश्न इस तरह से भी देखिए पूछे जाते हैं और ये मध्य प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया था। तो एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है, आप जानते हैं। तो इस प्रकार से ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगला देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ से सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, दूसरा है नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, तीसरा ऑप्शन है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल होना, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो देखिए ये जो प्रश्न था थोड़ा सा करंट से भी संबंधित था, लेकिन ये झारखंड के पीसीएस में आया था और इसका ऑप्शन जो सही है वो है ये सी ऑप्शन सही है। मतलब हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की बैठक में शामिल होना, ये इसमें से सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ऑप्शन दूसरा है अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, और तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का अनुरूप। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो न्यायाधिकरण बनाया गया है ये किसके अनुरूप है। तो इसका ऑप्शन पहला सही है मात्र, कि देखिए ये जो एनजीटी बनाया गया है ये एनजीटी इस चीज का भी ध्यान देता है कि जो मनुष्य है, व्यक्ति है, आर्टिकल 21 के तहत उसकी जो जीवन की स्वतंत्रता है, तो जीवन की स्वतंत्रता के तहत ये भी रखा गया है कि उसको स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वायु मिले। तो एनजीटी इन सारी चीजों का प्रावधान अनुच्छेद 21 के तहत करती है। अर्थात यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन 1 केवल यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से भिन्न है। पहला ऑप्शन दिया है एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि
CPCB मतलब कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, CPCB। तो CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। अगला है NGT पर्यावरणीय न्याय उपबंध कराता है और उच्च न्यायालयों में मुकदमों के भार कम करने में सहायता प्रदान करता है, जबकि CPCB झरनों, कुओं, इनकी सफाई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। और इसमें से फिर कूट दिया गया है कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और इसमें से फिर ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सही है। इसलिए सही है देखिए कि यहाँ पर जो NGT बनाया गया है तो NGT एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार से जो CPCB है मतलब कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये भी क्या है कि एक अधिनियम के तहत बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से हुआ है। तो कार्यपालक आदेश से नहीं हुआ है बल्कि अधिनियम के तहत भी इसको भी बनाया गया है। तो NGT और इस कंट्रोल बोर्ड जो है इन दोनों को अधिनियम के तहत बनाया गया है। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन और कारक दिया है। तो कथन है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण है जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब इसमें से दिया है पहला ऑप्शन कि मतलब A और R दोनों सही हैं और R A की सही व्याख्या करता है या सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन दूसरा है A और R दोनों सही है लेकिन R A की स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा ऑप्शन इसमें होगा कि A सही है R गलत है और चौथा R सही है A गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि जो अपना कथन और कारक दिया है इसमें से A ऑप्शन सही है। मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो जलवायु को सूचित करती है, जलवायु को बताती है, और जलप्रिय जो पौधे होते हैं वो कहाँ रहेंगे, आर्द्र जलवायु में रहेंगे। तो इस प्रकार से कथन कारक दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को क्या करता है कि स्पष्टीकरण करता है। अगला प्रश्न देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन A शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, ऑप्शन B प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन C पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो और ऑप्शन D आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इको मार्क किसको दिया जाता है? इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अर्थात कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, आप देखे होंगे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट देखें और पाउच देखें उसका, तो एक आप वहां पर ग्रीन मार्क देखेंगे इस तरह का। तो ये जो ग्रीन मार्क होता है ये इको मार्क होता है। ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट पर्यावरण के माध्यम से क्या है, ये पर्यावरण के लिए वो हार्मफुल नहीं है। अगला देखिए प्रश्न है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने प्रारंभ किया। क्या किया? एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क या वाटर मार्क। तो आप जानते हैं कि पर्यावरण अनुकूल के लिए कोई भी अगर उपभोक्ता चिन्ह है तो उसके लिए क्या है, इको मार्क है। यहां पर अगर एग मार्क की बात करें तो एग मार्क ये होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है और वो कृषि रिलेटेड है तो वहां पर उसको एग मार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन A संतुलित विकास के लिए, ऑप्शन B पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ऑप्शन C जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ऑप्शन D उपर्युक्त में से सभी। तो नगरीकरण और औद्योगिकरण जो है वो हार्मफुल है, हानिकारक है। किसके लिए? उपर्युक्त सभी के लिए, संतुलित विकास के लिए भी, पर्यावरण परिस्थितिकी के लिए भी और जैव विविधता के लिए भी ये हार्मफुल है। अर्थात ऑप्शन D इसका सही होगा। अगला देखिए प्रश्न है, हरित विकास मतलब कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है फ्रेंड्स जो लिखी गई है। इसमें से पहला ऑप्शन है आपके पास MJ ब्रैडशॉ, ऑप्शन B M निकोलसन, ऑप्शन C RH व्हिटेकर और ऑप्शन D है WM एडम्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रीन उसका था लेखक हैं ये हैं कौन से, WM एडम्स। तो ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है इसके लेखक WM एडम्स हैं। अगला देखिए,
प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, नेचुरल फार्मिंग जो होती है उसका अन्वेषक या हम ये कहें कि उसको खोजने वाला या उसको सबसे पहले शुरू करने वाला कौन है? पहला ऑप्शन है आपके पास मासानोबु फुकुओका, ऑप्शन बी है एम.एस. रंधावा, ऑप्शन सी है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है नॉर्मन बोरलॉग। तो प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग की जो शुरुआत की वो किसने की? मासानोबु फुकुओका, ये जापानी वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया कि नेचुरल फार्मिंग की कंसेप्ट को दिया। नेचुरल फार्मिंग क्या होती है कि ऐसी फार्मिंग होती है कि जिसमें से हम कोई भी कीटनाशक हो या कोई भी बाहर से जो भी खाद है वो प्रयोग ना करें, वो नेचुरल रूप में जैसी मिट्टी है उसमें ही हम पैदा कर लें। लेकिन नेचुरल फार्मिंग के लिए पहले हमें क्या करना होता है कि अपने खेतों को उस तरह से डेवलप करना होता है। इसके लिए पहले आपको तो जो भी जैविक खाद हैं उस जैविक खादों को डालना होता है, फिर धीरे धीरे जब मिट्टी उस रूप में आ जाती है तब हम इसका प्रयोग नेचुरल फार्मिंग के लिए कर लेते हैं। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने बनाया था? तो किस देश ने बनाया है एक प्रकार से? तो ऑप्शन पहला है जापान, दूसरा है चीन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है इजिप्ट। तो ग्रीन आर्मी किसने बनाई है? ऑस्ट्रेलिया ने बनाई है। ये ग्रीन आर्मी उन्होंने इसलिए बनाई है ताकि जो भी लोग हैं वो इसको पर्यावरण को हानि ना पहुंचा सके और ये जो आर्मी के लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान कर सकें, लोगों से उनको बचाया जा सके। अगला देखिए, पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा था, ये पलाची माड़ा जो गांव है ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, कोंकण में, केरल में या तमिलनाडु में? तो देखिए पलाची माड़ा जो है ये केरल में स्थित है। अब हुआ क्या है पलाची माड़ा में? देखिए वहाँ पर कोको कोला की कंपनी लगी थी। कोको कोला की कंपनी ने क्या किया कि वहाँ से ग्राउंड वाटर पूरा निकाल लिया। जब ग्राउंड वाटर पूरा निकाल लिया तो उसमें से क्या हुआ कि वो कोस्टल एरिया के किनारे था, मतलब कि ये केरल का जो क्षेत्र है यहाँ पर वो समुद्र के किनारे ही क्षेत्र था ये गांव। तो यहाँ से समुद्री जो जल था वो भूमि के नीचे नीचे जाके प्रवेश कर गया, तो वहाँ पर पूरी जमीन के नीचे खारा पानी हो गया, तो इससे पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति हुई। तो ये जो पलाची माड़ा है ये यहाँ केरल में था, तो यहाँ से भूमि जल का ज़्यादा दोहन हो गया, इसलिए ये समस्या वहाँ पर आई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? हरित गृह कृषि मतलब ग्रीन हाउस फार्मिंग। ये हरियाणा ऑप्शन है आपके पास, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो ये जो कृषि है ये कृषि फ्रेंड्स पंजाब ने शुरू की थी। अब देखिए पंजाब ने शुरू की थी और ये ग्रीन हाउस फार्मिंग है क्या? ग्रीन हाउस फार्मिंग ये होती है कि आप जानते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है तो वो क्या करता है कि टेम्परेचर को बढ़ाता है, और टेम्परेचर को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर होती है। तो अगर एक कोई हम घर बनाएं, ठीक है, कांच का जैसे घर बनाएं जिसमें सनलाइट आ सके, यहाँ पर यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि ज़्यादा कर दें और फिर फार्मिंग करें, तब इस कंडीशन में ये होगा कि यहाँ पर फार्मिंग ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन चूंकि पौधे निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मात्रा बढ़ेगी तो इससे जो पौधे हैं उनका प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से कुछ कंट्रीज इस पे काम कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम पर्यावरण से ऑब्जर्व कर लें और ऑब्जर्व करके उसको फार्मिंग के लिए सीधे सीधे हम प्रयोग कर लें। ये काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये तकनीक थोड़ा महंगी है। लेकिन यहाँ पर जो हम ग्रीन हाउस फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो ग्रीन हाउस फार्मिंग इस प्रकार से की जा सकती है। ग्रीन हाउस फार्मिंग उन स्थानों में भी की जाती है फ्रेंड्स जहाँ पर बहुत कोल्ड सीजन रहता है। जैसे अगर बाहर का बहुत कोल्ड सीजन है तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि कांच के घर बना लिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो मिट्टी है, सॉइल है, इसमें से कोई भी पौधे जो हैं वो उगा लिए जाते हैं। तो इसमें से क्या है कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो अंदर नहीं आ पाता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पर्याप्त टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए फार्मिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से ग्रीन हाउस फार्मिंग की जा सकती है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन पहला है 1 दिसंबर 1 को,
दूसरा ऑप्शन है 5 जून को, और तीसरा ऑप्शन है 14 नवंबर को, और आखिरी ऑप्शन है इसका अगस्त 15 को। तो पर्यावरण जो दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम पूछते हैं तो जो देखिए 2020 का थीम है ये है बायोडाइवर्सिटी, है ना, जैव विविधता। तो जैव विविधता इसका 2020 का थीम रहा है और 5 तारीख को ये फ्रेंड्स मनाया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये प्रश्न थे जिसको हमने देखा। इसके बाद जो भी प्रश्न रहेंगे इसके आगे हम आपको वो डिस्कस करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।